पिछली क्लास में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा, हमने परमाणु के से संबंधित उन सभी वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा जिन्होंने परमाणु के बारे में कुछ ना कुछ कहा। आखिर हम यहाँ पहुंच गए कि जो परमाणु है वो कहीं ना कहीं विभाज्य है। जो परमाणु विभाज्य है तो परमाणु कई कणों में टूट सकता है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या बोसान कण हो। बोसान कणों की बात हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जब हम पहला यूनिट पदार्थ कर रहे थे तो उसी में हम पढ़ चुके थे। इसके बाद हम जो परमाणु होता है उसमें 3 मौलिक कण होते हैं या 3 मूल कण होते हैं। उन्हीं 3 मूल कणों पर आज बात करेंगे। आज हम बात करेंगे परमाणु में जो रदरफोर्ड ने खोजा था कि परमाणु में नाभिक पाया जाता है। हम आपको बताएंगे कि नाभिक किसी भी परमाणु का भार होता है, वो भार होता है तो उस भार में जो बीच में नाभिक है उसमें प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। इन पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कि द्रव्यमान संख्या हो, परमाणु क्रमांक हो या प्रोटॉनों की संख्या से संबंधित, उन सभी पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि जो परमाणु कल हमने परमाणु पढ़ा, परमाणु की परिभाषा के संबंध में जिन जिन निष्कर्षों पर हम पहुंचे पहले हम उन पर बात कर लेते हैं कि परमाणु के बारे में हमें क्या क्या पता चला। आज तक हमें परमाणु के बारे में क्या क्या पता है, या जो वर्तमान एटॉमिक थ्योरी थी जो तरंग के आधार पर दी गई, जो असफल साबित हुई, जो श्रोडिंगर ने दी थी, जो श्रोडिंगर ने 1926 में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, आधुनिक परमाणु सिद्धांत जो दिया था 1926 में तरंग के आधार पर, जो आगे चलकर असफल साबित हुआ। इसके कुछ सिद्धांत, इसके साथ साथ में जब बात हम करते हैं रदरफोर्ड ने जिन जिन सिद्धांतों को दिया लगभग सभी वही सिद्धांत जो आज परमाणु की थ्योरी में पढ़ते हैं। थॉमसन ने सबसे पहला परमाणु का लिखित सिद्धांत दिया, जो थॉमसन थे, सॉरी डाल्टन, थॉमसन नहीं डाल्टन। डाल्टन ने 1808 में फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी दी थी। डाल्टन ने 1808 में फर्स्ट रिटन एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी। इन सब से जो निष्कर्ष निकला, जो आज परमाणु की परिभाषा है, उस पर हम पहले बात करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे कि परमाणु को जब छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया तो उसमें से जो मूल कण मिले या जो परमाणु के मूल कण है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान पर, हम बात करेंगे उनके आवेश पर, इन सभी पर हम आगे बात करेंगे। इससे पहले जो परमाणु की अभी वर्तमान परिभाषा है उसको पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि परमाणु खोखला गोला होता है। इस बात को सिद्ध कर दिया था रदरफोर्ड। हम आपको साथ साथ में बताते चलेंगे कि इस बात को किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। इस बात को बता दिया था रदरफोर्ड ने कि जो परमाणु है वो खोखला गोला है। मतलब जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया तो उनमें उन्होंने बताया कि जो किरणें भेज रहे हैं वो ज्यादातर किरणें उस भाग को पार करके या स्वर्ण पत्री को पार करके दूसरी तरफ चली जा रही, कुछ किरणें वापस आ रही हैं। जो किरणें वापस आ रही हैं क्योंकि इन्होंने अल्फा किरणों का प्रयोग किया तो अल्फा किरणें धनावेशित होती। और हमने जो चुंबकत्व चैप्टर होता है जो फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हैं उसमें हमने पढ़ा है कि जब कोई चीज अपने मार्ग से टकरा कर वापस लौट रही है तो कहीं ना कहीं वो समान आवेश से टकराई है, क्योंकि जो समान आवेश से जब कोई चीजें टकराती हैं या समान आवेश वाली जो चीजें होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को धक्का देती हैं, एक दूसरे के साथ विवाद उत्पन्न होता है और धक्का मुक्की में वो एक दूसरी किरण को वापस भेज देती है। जबकि अगर यहीं पर ऋण चिन्ह होता या बीच में नेगेटिव चार्ज होता तो उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। विपरीत आवेश वाली चीजें एक दूसरे को आकर्षित, जबकि जो समान आवेश वाली चीजें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इन्हीं सभी पर हमने बात की। उसी में आज हम परमाणु के बारे में जो अभी वर्तमान में सिद्धांत है, जो परिभाषा है, जो परमाणु को व्याख्यायित किया गया उस पर बात करेंगे। तो पहला जो है वो परमाणु खोखला गोला है। पहला तो परमाणु खोखला गोला है। दूसरा परमाणु धनावेशित होता है या परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक में धनावेश होता है जिन्हें तथा इस नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यही किसी भी परमाणु के भार का कारण होता है। जो नाभिक है ये किसी भी परमाणु के भार का कारण होता है। मतलब जो नाभिक है वो किसी भी परमाणु के भार का कारण है। परमाणु के भार को हम द्रव्यमान संख्या या परमाणुविक भार ए से डिनोट करते हैं। एटॉमिक वेट या परमाणुविक द्रव्यमान या परमाणु संख्या, जो भी आप परमाणुविक द्रव्यमान को या इनके परमाणुविक भार को या द्रव्यमान संख्या को। इसके बाद जो प्रोटॉनों की संख्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या, इनको हम परमाणु क्रमांक अर्थात इन्हीं प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर आगे चलकर आवर्त सारणी में परमाणुओं या तत्वों को स्थान दिया गया, जिनकी हम अभी बात करेंगे। हम बात करेंगे ए, पी और एन में जो रिलेशन होता है, ए, पी, एन, जहाँ एन न्यूट्रॉनों की संख्या, जहाँ पी प्रोटॉनों की संख्या, ए परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या।
इन तीनों पर हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कब कोई परमाणु धनावेशित होगा या कब कोई तत्व या परमाणु ऋणावेशित होगा। जैसे कि क्लोरीन एक ऋणावेशित तत्व है, ये हमें कैसे पता चलता है कि इस पर ये कब धनावेशित है कब ऋणावेशित है, इन सब पर हम बात करेंगे। अभी जो परमाणु की परिभाषा देख रहे हैं उसमें देखेंगे परमाणु खोखला गोला है, परमाणु में नाभिक होता है, साथ साथ परमाणु अति सूक्ष्म कण है, अति सूक्ष्म विभाज्य कण है। सर्वप्रथम प्लूटो और अरस्तू ने कणाद की बात का खंडन किया था और प्लूटो और अरस्तू ने ही बताया था कि जो परमाणु है वो विभाज्य है। उन्होंने बताया था कि जो पदार्थ है वो अनंत समय तक या अनंत तक विभाजित किया जा सकता है। जो सिद्धांत पत्थर का लकीर साबित पत्थर की लकीर साबित हुआ और आज तक परमाणु को विभाजित किया जा रहा है। हमने आपको बताया था कि सर्न स्विट्जरलैंड की जो प्रयोगशाला है वहां पर हिग्स बोसान कणों को 2012 में देखा गया। अति सूक्ष्म विभाज्य, इसके साथ साथ में जो परमाणु है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं। जब तत्व भाग लेते हैं तो तत्व का हर एक परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेगा। इसके बाद परमाणु अविनाशी है। यही 4-5 बातें हैं जो हमें इसके बारे में याद रखना चाहिए। और साथ साथ में पता चला कि परमाणु ठोस भी है। परमाणु एक तो खोखला गोला है, दूसरा परमाणु ठोस है। परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। पहली एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी। फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी जो परमाणु के संबंध में किसी वैज्ञानिक ने दी वो जॉन डाल्टन थे सन 1808 में। इसके बाद में जो परमाणु के बारे में किसी ने आधुनिक जो लिखित सिद्धांत दिया तरंग के आधार पर, क्योंकि आगे चलकर कहीं ना कहीं लोगों ने बताया, जैसे डी ब्रागली थे, उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु है वो 2 रूपों में पाया जा सकता है। जो डी ब्रागली थे उन्होंने बताया कि कोई भी परमाणु 2 रूपों में पाया जा सकता है, या तो तरंग या कण। आगे चल के इनके सिद्धांत का इन्होंने खुद खंडन कर दिया, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था लैम्डा बराबर H/mu, ये जो इन्होंने निगमन किया, इस पर इन्होंने पाया कि अगर कोई भी परमाणु या कोई भी पदार्थ जो ज्यादा, इन्होंने पदार्थ की बात की थी, सॉरी इन्होंने परमाणु की बात नहीं, इन्होंने पदार्थ की बात की थी। आगे चलकर इन्होंने कहा कि ये जो परमाणु है वो कण या तरंग के रूप में पाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बताया कि अगर हम पदार्थ की बात करेंगे तो कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिनमें भार ज्यादा होगा, जिनमें द्रव्यमान ज्यादा होगा। अगर पदार्थों में द्रव्यमान ज्यादा होगा और द्रव्यमान और तरंग दैर्ध्य में उनके व्युत्क्रमानुपाती संबंध अर्थात रेसिप्रोकल संबंध रखते हैं। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा, हो सकता है कि द्रव्यमान इतना ज्यादा हो कि उनकी तरंग दैर्ध्य 0 हो जाए। अगर वो तरंग दैर्ध्य 0 हो जाएगी तो पदार्थ तरंग वाला रूप अपना खत्म कर देगा, वो सिर्फ कण वाला जो उसकी क्वालिटी है, कण वाली जो प्रॉपर्टीज है उन्हीं को शो करेगा। तो इन्होंने कहा जो पदार्थ कण और तरंग दोनों रूप प्रदर्शित करेंगे वो या तो परमाणु होगा या परमाणु के मूल कण होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु। सिर्फ यही कण और तरंग दोनों रूपों का प्रदर्शन कर सकते हैं, अर्थात दोनों रूपों में पाए जा सकते हैं। इन्होंने बताया कि ऐसे कण जिनका द्रव्यमान कम है, जिनका द्रव्यमान कम है या ज्यादा अधिक नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, इन सबों को कण और तरंग दोनों रूपों में पाया जा सकता है। इसके अलावा अगर भारी पदार्थ की बात करेंगे तो वहां पर इनका सिद्धांत तरंग वाला असफल हो जाता है, तो सभी पदार्थ कणों में पाए जाते हैं। परमाणु, खोखला गोला, नाभिक, ठोस, अति सूक्ष्म विभाजन, अविनाशी, ये कुल परमाणु की जो मूल परिभाषाएं हैं, यही परिभाषाएं हैं। इसके आगे हम परमाणु के 3 मौलिक कणों की बात करेंगे। ये हो गया परमाणु। परमाणु को जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया या परमाणु का जब अध्ययन किया गया तो उसमें कई ज्यादा जो कण थे, कई कण पाए गए। इलेक्ट्रॉन भी पाया गया, प्रोटॉन भी पाया गया, न्यूट्रॉन भी पाया गया तथा बोसान कण भी पाए गए। इसके अलावा पॉजिट्रॉन भी पाया गया। लेकिन इन्होंने बताया कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि अगर परमाणु में ऐसे कणों को देखोगे तो अनंत कण है, उनको विभाजित कर पाना मुश्किल है। लेकिन अगर परमाणु की संरचना की बात करो तो उसमें 3 मूल कणों का योगदान है। इन्होंने बताया किसी भी परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, परमाणु या परमाणविक कण, जिनको हम परमाणविक कण बोलते हैं। जब हम परमाणविक कण की बात करते हैं तो इन्होंने बताया कि परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्होंने बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किसी भी परमाणु के भार का कारण, मतलब ये नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन उनके आसपास चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉनों के जब चक्कर की बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम बताया था कोष की अवधारणा।
इसके बाद नील्स बोर आए, रदरफोर्ड ने सिर्फ कोष की अवधारणा दी। जो रदरफोर्ड ने कोष की अवधारणा दी, सेल की अवधारणा दी। इसके बाद जो नील्स बोर आए, नील्स बोर ने उपकोष की अवधारणा दी। जो रदरफोर्ड थे उन्होंने कोष की अवधारणा दी, नील्स बोर ने उपकोष की अवधारणा दी। इसके बाद समरफोल्ड आए, समरफोल्ड ने बताया, नहीं, जो रदरफोर्ड थे उन्होंने सिर्फ एक कोष की अवधारणा दी, उन्होंने सिर्फ एक कोष की अवधारणा दी, जबकि जो नील्स बोर आए, इन्हीं के शिष्य, 1913 में उन्होंने, नील्स बोर ने 4 कोषों की अवधारणा, 4 कक्षाओं की अवधारणा दी। नील्स बोर इन्होंने ही KLMN कक्षाओं को विभाजित किया। इसके बाद सोमरफील्ड आए, सोमरफील्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, आपने बताया, नील्स बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करता है। ये तो बात रदरफोर्ड भी बोल गए थे कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करता है, लेकिन उन्होंने बताया कि सिर्फ एक कक्षा में गति करता है। लेकिन नील्स बोर ने बताया कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा के हिसाब से अलग अलग कक्षाओं में गति कर सकते हैं। मान लो कि 4 इलेक्ट्रॉन 3 जूल के हैं तो वो एक कक्षा में, अगर 5 जूल के और 5 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी कक्षा में गति करेंगे। इन्होंने बताया ये कैसे निर्धारण करें कि कौन सी कक्षा में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इन्होंने बताया कि जिसकी ऊर्जा कम होगी वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास वाली कक्षा में, जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में। लेकिन जब ये बात ये कह के हट ही नहीं पाए थे, इसके बाद 6 साल बाद 1919 में सोमरफेल्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये जरूरी नहीं किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते बल्कि खुद भी वो गोल गोल घूमते। मतलब इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चक्कर ओर लगाता है, साथ साथ में ये अपनी जगह पर भी गोल गोल घूमता है, इस तरीके से घूम घूम के पूरा चक्कर लगाता है। तो इन्होंने बताया कि सोमरफेल्ड ने बताया कि आपके जो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वृत्तीय गति करते हैं, उस बात का हम खंडन करते हैं। हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति कर सकता है लेकिन वो अपने स्थान पर भी वृत्तीय गति करेगा। अगर ऐसा हुआ तब इनकी कक्षों का निर्धारण कब करेंगे? या कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल गए जिनकी ऊर्जा में बहुत कम अंतर है, या फिर इनकी ऊर्जा अभी तो कम है, हो सकता है भविष्य में बढ़ जाए, तो ये अपनी कक्षाओं में परिवर्तन कैसे करेंगे? इस सिद्धांत की व्याख्या जब नील्स बोर ना कर सके तो सोमरफेल्ड ने इसके लिए 4 उप कक्षाओं की बात की, SPDF। सोमरफेल्ड कोष की अवधारणा रदरफोर्ड ने दी, 4 कोषों की अवधारणा नील्स बोर ने दी। सोमरफेल्ड ने जाकर इन्हीं कोषों के अंदर 4 उपकोषों की अवधारणा दी और इन्होंने ही बताया कि इन उपकोषों के अंदर कक्षक भी होंगे और हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तो उसी में हम पूरी बात करेंगे कि किस कक्षा में कितने उपकोष और उन उपकोषों में कितने कक्षक और उन कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन। हर एक उपकोष में एक ही कक्षक होगा, लेकिन वो बात अलग है कि जब के कक्षा की हम बात करेंगे जिनकी इन्होंने नंबरिंग भी की थी, तो उसमें सिर्फ एक उपकोष मतलब S होगा। लेकिन जब हम L की बात करेंगे तो इसमें S और P दोनों होंगे। जब हम M की बात करेंगे तो इसमें S, P और D तीनों होंगे। जब N की बात करेंगे तो इसमें S, P, D, F चारों होंगे। इन सब की हम बात करेंगे। इन्होंने बताया कि एक कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जबकि इन्होंने बताया कि जो S उपकोष है उसमें 1 कक्षक होगी, जो P उपकोष है उसमें 3 कक्षक होंगी, D 5, F 7। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो जो रूप इन लोगों ने दिया उस रूप का खंडन आगे चल के पाउली भी कर देते हैं। पाउली बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इन लोगों ने जिन चीजों का वर्णन कर दिया उसी के आधार पर हम जाकर सिर्फ किसी भी इलेक्ट्रॉन को भर देंगे कक्षाओं में, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी कक्षाएं होंगी, उन्होंने M+N का सिद्धांत दिया, जहां M मुख्य क्वांटम संख्या, N द्विगंशी, ये एंगुलर क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या। इन्होंने बताया कि इनमें भी अगर हमने इनका अध्ययन किया तो हमें ये कैसे पता चलेगा? आपने अभी तो बता दिया कि जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो N में भरे जाएंगे, जिनकी सबसे कम होगी वो K में भरे जाएंगे। लेकिन जो हमने उपकोष खोजे, इनमें हम कैसे पता करें कि अगर इलेक्ट्रॉन जो S में भरा है, ये जो S उपकोष है इसकी ऊर्जा ज्यादा वाले हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो कम ऊर्जा वाले हैं या ज्यादा ऊर्जा वाले, P में कम ऊर्जा वाले या ज्यादा ऊर्जा वाले, इन सब पर बात इन्होंने की। इन्होंने बताया कि जो अफवाह हुआ है कि M+N से हम निकालेंगे। M क्या होता है? मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याओं पर बात करेंगे, जो प्लैंक ने पूरा क्वांटम सिद्धांत दिया उन पर बात करेंगे। चारों क्वांटम संख्याओं की बात करेंगे, या वो मुख्य क्वांटम संख्या हो, एंगुलर क्वांटम संख्या हो, द्विवंशी क्वांटम संख्या हो, इसके बाद चुंबकत्व क्वांटम संख्या हो या चक्रण क्वांटम संख्या हो, इन सब पर हम बात करेंगे।
इस सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इनके हिसाब से तो जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो पहली कक्षा में एस हो गए, दूसरे में एस प्लस पी हो गए, उनमें इलेक्ट्रॉन की गणना कर सकते हो, तीसरे में एस प्लस पी प्लस डी हो गए, चौथे में एस प्लस पी प्लस डी प्लस एफ 4 उपकोष हो गए। मतलब जो पाउली का नियम था 2 8 18 32, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये सिद्धांत के लिए कहीं ना कहीं इनके सिद्धांत सही है, इस नियम के लिए इनके सिद्धांत सही है, लेकिन जब पाहुली के नियम के अनुसार हम उन सिद्धांतों को एस पी डी एफ के रूप में भरते हैं, तब कहीं ना कहीं अगर हम एम प्लस एन को फॉलो ना कराएं तो ये धारणा गलत हो जाती है। क्योंकि यहाँ क्या होता है कि जो एस और पी है, तो जब एस में इलेक्ट्रॉन भरने हो सकता है कि पी में भर जाए, क्योंकि ये चलते हैं। इन पर अभी हम बात करेंगे आगे, अभी हम आज ही बात करेंगे, इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, तब फिर बात करेंगे, क्योंकि थोड़ा टफ पड़ते हैं, थोड़ा ये कठिन पड़ जाता है, जिसके कारण लोगों को दिक्कत होती है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं परमाणुविक कण के बारे में बात कर रहे हैं, इतनी बात करेंगे क्योंकि ज्यादा अभी हम इन्हीं पर बात करेंगे, इसके ठीक बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझाएंगे। जो परमाणुविक कण होते हैं, परमाणुविक कणों में इन्होंने बताया कि किसी भी परमाणु के 3 मौलिक कण हो सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 मूल कणों की बात की। इनकी खोजकर्ता के जो प्रश्न बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता पूछे जाते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के खोजकर्ता पूछे जाते हैं। इसके अलावा इनके आवेश, इनके द्रव्यमान की बात की जाती है। इनकी आविष्कार कहां से हुए, इन सब पर बात नहीं करते हैं, जबकि हमको पता होना चाहिए कि जो वैक्यूम ट्यूब का जो कैथोड रेस का सिद्धांत है, कैथोड किरणों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की खोज की गई। एक वैक्यूम ट्यूब थी जिसमें कुछ एक विद्युत बैटरी को जोड़ा गया, उस बैटरी से उसमें जब प्रकाश या विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो उसमें देखा गया कि 2 प्लेटें रखी गई, जो 2 प्लेटें धातु की थी। उन्होंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रॉन, ये जो प्रयोग था वो इस टाइप में था, परख नली टाइप का। इन्होंने बताया, यहाँ पर इन्होंने एक बैटरी जोड़ी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब इनकी खोज की बात करते हैं उससे ये कहा जाता है कि कैथोड रेज की मदद से इनका आविष्कार हुआ। इसको इन्होंने एनोड का मतलब धन की तरफ, इधर कैथोड का। इन्होंने जब इसमें प्रकाश प्रवाहित किया तो देखा कि यहाँ पर एक इन्होंने राड रख दी, या कह सकते हैं कि एक कोई मेटल्स, कोई धातु रख दी। जब इन्होंने इसमें किरणें डाली तो इन्होंने देखा कि एक सीधी रास्ता में चल रहे, जो एक्स किरणें थी जो कैथोड रेज थी, क्योंकि कैथोड की तरफ से डाली थी, जो ऋणात्मक चिन्ह होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं, धनात्मक वाले को एनोड बोलते हैं। तो इन्होंने देखा कि यहां तक आकर ये टकराकर बाहर निकल जाता। इन्होंने इसी सिद्धांत से निकाला कि अगर ये जो किरणें चल रही, जो कैथोड रेज चल रही है, अगर ये धनात्मक होती, क्योंकि जो ये मेटल्स है, धातु है, तो ये वापस लौट, क्योंकि धातुएं भी धनात्मक होती हैं, ये वापस लौट, लेकिन ये इधर प्रतिकर्षित, इधर चली गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनमें ऋण आवेश है, क्योंकि ये जो धन और ऋण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। किनारों पर धनावेश है, और ये अगर ये धनावेशित होती तो इस प्लेट के संपर्क में ना आने के बजाय तुरंत वापस लौटती, जबकि किनारों की तरफ चलेंगी। अगर ये किनारों की तरफ चलेंगी तो जो किरणें प्रवाहित कर रही है, ये कहीं ना कहीं इनमें आवेश जो है वो ऋणात्मक आवेश है। इसी आधार पर जाकर इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, कैथोड किरणों की मदद से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज की गई। जो परमाणुविक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके हम आवेश की बात करेंगे, इनके भी आवेश की बात करेंगे, इनके आवेश की बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे। इससे पहले जो इनके वैज्ञानिक है जिन्होंने इन सब की खोज की, उनके बारे में एक ट्रिक जान लो, क्योंकि इनके बारे में पूछा जाता है तो लोग भूल जाते हैं। ईंट पर नाचे। प्रोटॉन की खोज, जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, जबकि इनका नामकरण रदरफोर्ड ने किया। जो ईंट पर नाचे मतलब ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, जे थॉमसन, जिन्होंने तरबूज मॉडल दिया, उन्होंने बता दिया था कि अगर हम तरबूज को 2 भागों में बांटे, एक भाग में कुछ लाल लाल क्षेत्रफल होगा, उसमें जो काले काले बीज धसे रहते हैं वो सभी बीज ऋणावेशित है और उन्हें ही हम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। इसके लिए इन्होंने 1906 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, थॉमसन या थॉमसन। प्रोटॉन, रदरफोर्ड। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया, लेकिन प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। नाचे न्यूट्रॉन, ये जे चैडविक। ईंट पर नाचे, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। ये प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने, जबकि खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ये आप याद रख सकते हो नॉर्मल। अब हम एक एक करके एक एक कण पर बात करें। हम इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करेंगे।
बताया कि कैथोड किरणों की मदद से इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक के कोई भी परमाणु होता है वो 3 मूल कणों से मिलकर बनता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की संरचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये किसी भी परमाणु के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशी होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है इन पर, ऋण आवेशित होते हैं। इन पर जो ये आवेश होता है, आवेश को नापने के लिए 2 यूनिट होती हैं, या तो कूलाम में नापोगे या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ESU। और एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁻10 ESU होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁻10 ESU होते हैं। आज तक कभी ये पूछा नहीं गया कि ESU में, लेकिन किसी भी आवेश को नापने के लिए 2 यूनिट हो सकती हैं, एक स्थिर वैद्युत इकाई इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फिर कूलाम। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इन पर आवेश ऋण का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या हमने पढ़ा एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁻10। तो यहां से पढ़ सकते हैं 4.8 × 10⁻⁻9 ESU। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इन पर आवेश की बात हो गई। अब इलेक्ट्रॉन के अगर द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। अगर इसको आप ग्राम में बदलना चाहेंगे तो 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम को अगर आप ग्राम में डिवाइड करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 9.31 × 10⁻27 ग्राम। इसको नापने की एक अलग यूनिट होती है, किसी भी द्रव्यमान को नापने के लिए या परमाणु द्रव्यमान को नापने के लिए हम 2 चीजों का प्रयोग करते हैं, या तो किलोग्राम का प्रयोग करेंगे या ग्राम का प्रयोग करेंगे, या इसके अलावा AMU एटॉमिक मास यूनिट, परमाणविक द्रव्यमान इकाई। इसके हिसाब से अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करते हैं, इसके हिसाब से अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करेंगे तो 1.002 AMU, सॉरी 0.005 AM। ये इलेक्ट्रॉन पर बात हो गई। इलेक्ट्रॉन पर कुल इतना ही पढ़ना। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन 1904, J.J. थॉमसन 1904। इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणावेशित, कितना आवेश? इतना आवेश ESU में 4.8 × 10⁻⁻9 ESU, 9.31 × 10⁻31 किलोग्राम। इनका द्रव्यमान अगर MU की बात करोगे तो 0.005 MU। इसके बाद हम प्रोटॉन पर बात करते हैं। प्रोटॉन खोज गोल्डस्टीन, नामकरण रदरफोर्ड। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किया तो एक तरह क्रांति आ गई, परमाणु के क्षेत्र में क्रांति आ गई, लोग परमाणु के बारे में ज्यादा शोध करने लगे। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया, उसी में एक नाभिक की खोज कर दी। जब नाभिक की खोज कर दी, जैसे थॉमसन तो पहले इलेक्ट्रॉन की खोज कर चुके थे, इसके पीछे गोल्डस्टीन आए। गोल्डस्टीन ने नाभिक का अध्ययन किया। नाभिक को पढ़ने के बाद इन्होंने देखा कि इसमें एक अलग चीज है। ये रदरफोर्ड के पास गए, रदरफोर्ड से कहा हमने इसमें एक अलग चीज देखी। उन्होंने कहा क्या देखा? उन्होंने कहा हमने भी देखा था लेकिन हम उसको पहले समझ नहीं सके, आप बताओ आपने क्या देखा? बोले कि हमने यार उसमें धनात्मक चीज देखा है। हमने उसमें जब किरणें प्रभावित की तो हमने उसमें देखा कि उसको प्रतिकर्षित कर रही, अल्फा किरणें जहां आपको प्रतिकर्षित कर रही थी उनको हम कुछ नाम देना चाहते हैं। रदरफोर्ड बोले नहीं, तुमसे पहले खोजा हमने, नामकरण हम उनका करेंगे, लेकिन हाँ आपने उनको खोजा, आपने उनको दोबारा से देखा तो हम आपको उसके खोज का श्रेय देंगे, जबकि नामकरण का श्रेय हम अपने पास रखें। तो प्रोटॉन का जो नामकरण है वो रदरफोर्ड ने किया, जबकि इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की। कई बार पूछा गया कि प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन भी देते हैं, रदरफोर्ड दे देते हैं,
अन्य कोई वैज्ञानिक दे देंगे। तो अगर प्रोटॉन की खोज की बात आएगी तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, जबकि इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया। जब प्रोटॉन के हम द्रव्यमान की बात करते हैं तो जब प्रोटॉन पर आवेश की बात करते हैं तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, या ESU में बात करोगे तो वही 4.8 इंटू 10 की पावर -9 ESU। इसके बाद अगर हम इनके द्रव्यमान की बात करते हैं, लगभग 2.375 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। यहीं पर न्यूट्रॉन भी समझ लो, जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी खोज जे चैडविक ने की। न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता है, न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 0 होता है, साथ साथ में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2.373, जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, बाकी सब आगे यही है। तो हमने इलेक्ट्रॉन देखा, प्रोटॉन देखा, न्यूट्रॉन देखा। इसके बाद में जो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम नाभिक के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इलेक्ट्रॉन की खोज देखी कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज जे गोल्डस्टीन ने की, जबकि प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया। जो जे चैडविक थे उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। अगर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करोगे तो न्यूट्रॉन पर द्रव्यमान 2.375 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। एमयू में बात करोगे तो 1.02 MU होता है इसका भी द्रव्यमान, इसका भी द्रव्यमान 1.02 AMU। बाकी इसको नोट करने के लिए भी हम एक जगह आपको दिखा देंगे। इससे पहले जो परमाणविक कण थे, जो परमाणु के 3 मूल कण थे, उन सब पर हम बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर भी बात की हमने, प्रोटॉन पर भी बात की, न्यूट्रॉन पर भी हमने बात की। इसके बाद हम सिर्फ नाभिक, न्यूक्लियस, जिसे न्यूक्लियन भी बोलते हैं, न्यूक्लियन। प्रश्न पूछा गया है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल दे देते हैं, या एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि नाभिकीय कण है या न्यूक्लियन कण है। अगर नाभिकीय कण या न्यूक्लियन कण की बात की जाएगी तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। जब किसी परमाणविक कण की बात की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। अगर पॉजिट्रॉन दे दे पॉजिट्रॉन भी है, बोसान दे दे तो बोसान भी है। लेकिन अगर वो बोल दे कि परमाणु के मौलिक कण है तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगर वो बोल दे कि नाभिक के मूल कण या नाभिक के मौलिक कण या नाभिकीय कण कौन कौन से हैं, तो नाभिकीय कण सिर्फ 2 होते हैं, एक तो प्रोटॉन, दूसरा न्यूट्रॉन। नाभिक होता क्या है? नाभिक किसी भी परमाणु का एक ऐसा ठोस भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है। इसी में प्रोटॉन होते हैं, इसी में न्यूट्रॉन होते हैं, इसी में प्रोटॉन होते हैं और इसी में न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक को न्यूक्लियन कहते हैं। सिर्फ इसी बात को समझाने के लिए नाभिक बनाया, नाभिक हमने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि नाभिक को ही न्यूक्लियन कहते हैं। अगर न्यूक्लियन कण या नाभिक कण की बात करें तो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जब हम परमाणविक कण की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों होंगे, जबकि नाभिक कण की बात करेंगे तो हम न्यूक्लियन या नाभिक कण सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो। अब हम इनके आपस में संबंध को देखते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो या नाभिक हो, या इनके परमाणु द्रव्यमान, इनका आपस में रिलेशन क्या है, किनको हम किस नंबर से व्यक्त करते हैं, इन सबको को देखना पड़ेगा। क्योंकि जो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये किसी भी नाभिक का भार होता है या किसी भी परमाणु का भार होता है। जो परमाणु का भार होता है उसे हम परमाणविक द्रव्यमान या परमाणविक द्रव्यमान या फिर द्रव्यमान संख्या से व्यक्त करते हैं। इसको हम जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, किसी भी परमाणु का जो भार है, मतलब परमाणु का भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉनों की संख्या निश्चित रहती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन पर निर्धारित होती है। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को भगाया जाएगा, तो प्रोटॉन बढ़ेगा, तो मतलब नाभिक धनावेशित होगा, तो प्रोटॉन या परमाणु धनावेशित होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर एक साधारण परमाणु की बात की जाए तो एक साधारण परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सबकी संख्या निहित होती है, सबकी संख्या निश्चित होती है।
लेकिन कुछ ऐसे परमाणु होते हैं, जैसे कि हम क्लोरीन तत्व की बात करते हैं, जो क्लोरीन तत्व के परमाणु हैं वो ऋणावेशित है, अर्थात वहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी और प्रोटॉनों की संख्या कम हुई, जिसके कारण उन पर ऋणायन आया। अगर यहीं पर इलेक्ट्रॉन भगाए जाए, इलेक्ट्रॉन लतियाए जाए, जैसे सोडियम में जो तत्व, सोडियम तत्व के जो परमाणु है उनमें इलेक्ट्रॉन को भगाया गया, इलेक्ट्रॉन को लतियाया गया, वहां पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ी। न्यूट्रॉन हर समय वेरी करते रहते। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल समझाना चाहें कि 92 यूरेनियम 235 या 92 यूरेनियम 234, ये समस्थानिक का टॉपिक है, लेकिन अभी समझ लो क्योंकि ये समझाना पड़ेगा। समस्थानिक जो होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं, उन पर हम बताएंगे कि ऐसे समस्थानिक होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार में अंतर होता है। इसके यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं, इससे समस्थानिक की भी परिभाषा क्लियर हो जाएगी। यूरेनियम 238, 235, 234। यूरेनियम 238 के परमाणु संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 234 यूरेनियम के 3 समस्थानिक है। जो ये 92 है, ये परमाणु क्रमांक है। जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो परमाणु क्रमांक होता है जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, वही प्रोटॉनों की संख्या होती है। जबकि ये प्रोटॉनों और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है, क्योंकि ये जो यूरेनियम है इसका भार है, इसका परमाणविक भार है, यह द्रव्यमान संख्या है। और द्रव्यमान संख्या में हमने अभी पढ़ा कि द्रव्यमान संख्या A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन यहां भी 92 है, प्रोटॉन यहां भी 92 है, प्रोटॉन यहां भी 92, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बदल गई, क्योंकि अगर यहां आप निकालोगे तो जो न्यूट्रॉन निकलेंगे वो करीब 122 निकलेंगे, अगर हम सही है तो 132 निकलेंगे, 132 भी नहीं 142 निकलेंगे। यहां पर 142, यहां पर 143 और यहां पर 143, 142, 146। यहां प्रोटॉनों की संख्या सब में समान है जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या बदल गई। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो किसी तत्व या किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक है वो किस पर निर्भर करता है, न्यूट्रॉनों पर या प्रोटॉनों पर। जब साधारण परमाणु की बात है तब तो हम कह सकते हैं कि इसका जो परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉनों की संख्या पर भी निर्भर करेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करेगा, क्योंकि दोनों समान होंगी। लेकिन जब ये परिवर्तन हो जाएगा, इनके समस्थानिक की हम बात करने लगेंगे, तो प्रोटॉनों की संख्या निर्धारित रहेगी और प्रोटॉनों की संख्या ही उसके परमाणु क्रमांक को निर्धारित करती है, ना कि न्यूट्रॉनों की संख्या। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो जाता है। जब हम न्यूट्रॉनों की संख्या से उसके परमाणु क्रमांक की बात कर देते हैं तो वो सिर्फ तब बात कर देते हैं जब उसके मूल तत्व की बात करते हैं। लेकिन जब हम उसके समस्थानिक की बात करने लगते हैं तो समस्थानिक की बात करते समय जो उसका परमाणु क्रमांक होगा वही उसका प्रोटॉनों की संख्या होगी। न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा जरूर, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि एक ऐसा परमाणु जो किसी भी, मान लीजिए कि पूछ दिया कि 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 234, दोनों में प्रोटॉनों की संख्या बताओ, तो हम क्या कहते हैं कि नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। मतलब एक साधारण परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर होते हैं। तो हमने कहा 92 इसमें न्यूट्रॉन परमाणु है, प्रोटॉन है तो 92 न्यूट्रॉन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोटॉन हर समय समान रहते हैं जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती रहती है। इस बात को समझना जरूरी था। किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जिसे हम द्रव्यमान संख्या द्वारा डिनोट करते हैं, परमाणु का भार कहते हैं। A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और अलग से अगर हम देखें तो प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं, बराबर Z बराबर P। इसको दोबारा ऊपर लिख देते हैं जरा। जो परमाणुविक द्रव्यमान होगा या जो द्रव्यमान संख्या होगी वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होंगे, जबकि जो परमाणु क्रमांक होगा वो सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या द्वारा। एक साधारण, यहां हम स्टार इसलिए लगा दे रहे हैं क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन सिर्फ साधारण परमाणु। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होती है, सिर्फ साधारण परमाणु। ये बात हम यहाँ गलत है। लेकिन अगर सही है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है इनकी संख्या आपस में बराबर होगी, एक साधारण परमाणु। लेकिन अगर ये बदलते हैं तो उन पर बात अलग होगी। इन पर कई प्रश्न पूछे गए, जो प्रश्न पूछे गए उन पर अभी बात करेंगे। उससे पहले एक बार जो हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको जितना बताया
उन सबके बारे में एक बार रिवाइज कर लो, एक बार उनको नोट कर लो जिसको नोट करना हो कि जो न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है। इनके अगर द्रव्यमान की बात करो तो इनका द्रव्यमान 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। अगर इनके एमयू में द्रव्यमान की बात करो, द्रव्यमान को 2 यूनिटों में मापा जा सकता है, या तो किलोग्राम में या एएमयू में। जब इनके एएमयू में द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1.007 एएमयू होता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं इनके आवेश की, तो आवेश 0 हो गया। आवेश को 2 यूनिटों में मापा जा सकता था, या तो कूलाम में या ईएसयू में, ईएसयू या कूलाम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, वैद्युत स्थिर इकाई। इनके द्रव्यमान की बात हो गई, इनके एमयू में द्रव्यमान की बात हो गई। इसके बाद 1 एमयू बराबर होता है 1.692 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इसको उठाकर यहाँ पर अगर रख देंगे, यहाँ पर इससे डिवाइड कर देंगे तो एमयू में मान निकल के आ जाएगा। इसके बाद जब हम न्यूट्रॉन की करते हैं, न्यूट्रॉन तो हो ही गया। जब प्रोटॉन की करते हैं तो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.673। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान था वो 1.675 था। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.673 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, जबकि जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान था वो 1.675 था। मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से ज्यादा होता है। जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10⁻19 किलोग्राम 19 कूलाम या 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू। इसके अलावा जो इनके एमयू में अगर द्रव्यमान की बात करोगे तो 1.007। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये होता है 9.31 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एमयू में बात करोगे, इलेक्ट्रॉन की अगर आवेश की बात करोगे तो ऋण का आवेश होता है। अगर ईएसयू में बात करोगे तो -4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू होता है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट था सब पर हम बात कर चुके हैं। इसके बाद एक चीज और बच जाती है इसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर पूरी बात हो चुकी है, लेकिन अभी नाभिक पर एक चीज बच जाती है कि जैसे जो परमाणु है उसका भी अपना नाभिक हो सकता है, परमाणु का अपना नाभिक हो सकता है। या फिर अगर किसी अन्य की बात करो, आप अणु की बात करो तो उसका अपना नाभिक हो सकता है। या परमाणु बड़ा है या नाभिक बड़ा है, इस पर भी बात हमें करना जरूरी है। परमाणु बड़ा है या नाभिक बड़ा है? साधारण सी बात है कि परमाणु बड़ा है। इनको अलग अलग यूनिटों में नापा जाता है। जैसे कि अगर हम इनकी लंबाइयों की बात करें, लंबाइयों की किसकी हो सकती है? पहला अणु, दूसरा परमाणु। क्योंकि कई बार पूछा गया है कि जो परमाणु होता है वो परमाणु, जो परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक का कितना गुना परमाणु होता है, या परमाणु, जो परमाणु का नाभिक कितने गुना जब होगा जब वो परमाणु के बराबर हो जाएगा। इन पर बात की गई। अभी हम इनको समझाने की कोशिश करते हैं, शायद बोल करना बता सके। अणु, परमाणु, तीसरा नाभिक, न्यूक्लियस। जो अणु होता है इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करते हैं, हम लंबाई या त्रिज्या की बात करते हैं, जब आणविक त्रिज्या की बात करते हैं तो इसको हम नैनोमीटर में मापते हैं। इसको हम नैनोमीटर में मापते हैं, 10⁻⁹ नैनोमीटर, जिसको हम या अणु कह सकते हैं 1 नैनोमीटर। अणु की त्रिज्या होती है वो 1 नैनोमीटर होती है। इसके अलावा अगर हम बात परमाणु की करते हैं, इसके बाद जब हम परमाणु की बात करते हैं तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है। जब हम नाभिक की बात करते हैं तो इसकी त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर, इसी -15 मीटर को हम बोलते हैं 1 फर्मी मीटर। इस पर प्रश्न पूछा गया, परमाणु और परमाणु के नाभिक के बीच रेशियो पूछा गया, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया। तो इनके त्रिज्याओं के अनुपात को हम देखेंगे। परमाणु की त्रिज्या बटे उसके नाभिक की त्रिज्या का रेशियो, इनका अनुपात पूछा गया। नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस
इनके रेशियो बात की गई, इनके अनुपात की बात की गई। जब हम बात करते हैं इनका अनुपात 1 एंगस्ट्रॉन होता है, जबकि ये एक फर्मी के बराबर होता है। जब 1 एंगस्ट्रॉन की आप बात करोगे तो 1 एंगस्ट्रॉन में 10 की घात -10 मीटर, जबकि एक फर्मी में 10 की घात -15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं AR, नाभिक की बात करते हैं तो लिख देते हैं NR। इसको जब हम काटेंगे तो ऊपर आएगा 10 की घात 5 मीटर, मतलब AR बराबर 10 की घात 5 N × R। इससे क्या निकला? इससे ये सिद्धांत निकला, इससे ये पता चला कि जो परमाणुविक त्रिज्या होती है वो नाभिक की त्रिज्या से 1,00,000 गुना ज्यादा होती है। मतलब अगर आप नाभिक को परमाणु के बराबर लाना चाहते हैं तो 1,00,000 नाभिकों की आवश्यकता पड़ेगी, तब वो एक परमाणु बना। मतलब एक परमाणु और एक नाभिक के बीच जो संबंध है 10 की घात 5 का रेशियो, मतलब 1,00,000 गुना होता है। परमाणु नाभिक की अपेक्षा 1,00,000 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इस पर आप बात कर चुके हैं, ये पूछा गया इसीलिए इसको बताना जरूरी था। इसके अलावा कुछ प्रश्न है जो पूछे गए हैं। बोला प्रोटॉनों की संख्या दे दी 16, कुछ भी लिख लो। न्यूट्रॉनों की संख्या दे दी 17, प्रोटॉनों की संख्या दे दी 16, न्यूट्रॉनों की संख्या दे दी 17, कुछ भी दे दी, कोई परमाणु कोई तत्व नहीं दिया। बताया कि जो तत्व की संरचना होगी वो बताओ। पहला तो पूछ दिया कि जो आकृति या जो तत्व बनेगा उसके बारे में बताओ, वो तत्व कैसा हो। दूसरा पूछ दिया इसके परमाणु द्रव्यमान की बात करो। तीसरा पूछा इसके परमाणु क्रमांक की बात। जो तत्व बनेगा, अगर हम तत्व को x मान लें, क्योंकि हमें कुछ तत्व पता तो है नहीं तो हम सीधा x लिख लेते। हमें पता है कि जो यहां लिखा जाता है वो उसका परमाणु क्रमांक होता है, जो ऊपर लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक के साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या भी होती है, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। हम यहाँ जानते हैं जो यहाँ लिखा जाता है वो परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या होती है, जो यहाँ लिखा जाता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। अगर इसकी हम संरचना की बात करें तो हम इसको लिख सकते हैं ZXA। तो Z मतलब परमाणु क्रमांक, जो परमाणु क्रमांक होगा वही तो प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो प्रोटॉनों की संख्या 16 है तो लिख सकते हैं 16XA, मतलब इनके परमाणुविक द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 16 और 17 33। अब निकल आएगा कि इनके तत्व होगा 16x33, मतलब ऐसा एक तत्व होगा जिसका परमाणु क्रमांक 16 होगा और परमाणु भार 33 होगा। कौन सा तत्व होगा अभी नहीं पता। परमाणु भार क्या होगा? परमाणु भार 33 होगा। जेड क्या होगा? 16 होगा। इसके अलावा क्या पूछेगा? इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जो अभी हमने एग्जांपल एक दिया था 6C30 14 मान लो, कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव पदार्थ। इसमें इसने पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या बताओ, न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, साथ साथ में ए भी बताओ और इसका परमाणु क्रमांक भी बताओ। सब पूछ दिया सवाल। साधारण से प्रश्न पूछे जाते हैं, कुछ कठिन नहीं है। कठिन अगर उनको पूछना होगा तो वो समस्थानिक पूछेंगे, जब उनको कठिन पूछना होगा तो वो संभारी पूछेंगे, उसके एग्जाम्पल पूछेंगे। अगर उनको और कठिन बनाना होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। जब उनको कठिन बनाना होगा पेपर तो उसके आगे घुसेंगे, आगे की बात करेंगे, पाउली के अपवर्जन नियम पूछ देंगे आपसे, उसमें इलेक्ट्रॉन भरने के लिए बोल देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ कठिन बनाने वाला है ही नहीं, यहाँ सिर्फ इनके रिलेशन को हमें पता रखना चाहिए कि ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, साथ साथ में जो पी होता है उसी को हम जेड कहते हैं। बस कुल में इतना याद रखना। इतनी जितनी कहानी हम करीब 15 मिनट से चला रहे हैं, ये सभी कहानी सिर्फ इसको समझाने की कोशिश। गलती करते हैं, अभी पिछले एग्जाम में शायद 17 तारीख का पेपर होगा, 17 तारीख के पेपर में पूछा गया है एनटीपीसी का जो 17 जनवरी का एग्जाम था, 92 यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। आधे से ज्यादा लोग गलत करके आए, जबकि कुछ नहीं करना था, यहां से यहां घटाना था। कभी कभी ये पूछ देंगे कि 92 यूरेनियम 235 में अगर प्रोटॉनों की संख्या 92 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ। लोग कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते, टिक करके चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ बात करोगे तो 143 न्यूट्रॉन। इसी हिसाब से अगर कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक समस्थानिक है
जिसको हम बोलते हैं कार्बन 14 रेडियो एक्टिव पदार्थ। इसमें इसने पूछा है कि प्रोटॉनों की संख्या बताओ, तो प्रोटॉनों की संख्या 6 ही तो है, इसी को तो परमाणु क्रमांक बोलते हैं। प्रोटॉन 6 हो गए, परमाणु क्रमांक भी 6 हो गया। न्यूट्रॉनों की संख्या बताओ, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? इसका हमें परमाणु भार पता है, जो ऊपर दिया जाता है परमाणु भार होता है। प्रोटॉन जो है वो 6, न्यूट्रॉन पूछा है घटा लो 8, या नहीं घटाना चाहते तो यही सीधा घटा दो, तब भी 8। परमाणविक द्रव्यमान तो यही तो परमाणविक द्रव्यमान है 14। इसके अलावा कुछ पूछेंगे नहीं, इसके अलावा कुछ पूछेंगे ही नहीं। ये सब स्टेटस, ये जो स्टैंडर्ड अभी तक हमने बताया है, ये रेलवे का है। रेलवे में अभी भी इन्हीं तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो जिन प्रश्नों में कोई दम, उसमें पूछते हैं कि बताओ नाभिकीय कणों का, नाभिकीय कण कौन कौन से होते हैं, पूछते हैं परमाणविक कण के बारे में, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बारे में, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। लेकिन जब एग्जाम का स्तर बढ़ता है, जैसे कि एनटीपीसी का जैसे जैसे एग्जाम बढ़ रहा है, आगे चल के चीजें बढ़ती चली जाएंगी, और वो चीजें जो आगे बढ़ती चली जाती उन्हीं को अब हमें पढ़ना है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो बेसिक था, वो खत्म हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे, इसी में हम आपको संयोजकता पढ़ाएंगे, संयुग्मी इलेक्ट्रॉन पढ़ाएंगे, संयुग्मी इलेक्ट्रॉन के बाद समस्थानिक पढ़ाएंगे, समस्थानिक के बाद संभारिक पढ़ाएंगे, संभारिक के बाद समन्यूट्रॉनिक पढ़ाएंगे। इसके बाद परमाणु भार निकालना बताएंगे, परमाणु द्रव्यमान निकालना बताएंगे। भार और द्रव्यमान का अंतर हम पहले कर चुके, हम बता चुके कि भार जो होता है वो वैरी करता है, वो बदलता रहता है, लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो नियत होता है। जो द्रव्यमान आपका यहाँ होगा वही द्रव्यमान पृथ्वी पर हो या वो द्रव्यमान चंद्रमा पर हो, कहीं भी आप चले जाओ आपका द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। जो भार होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण होता है, वो एक बल है, जबकि द्रव्यमान जो है वो एक बल नहीं, द्रव्यमान बल नहीं है। द्रव्यमान किसी भी चीज का वास्तविक जो वजन होता है, जिसको आप बोलते हो उसकी जो पदार्थ, मतलब एक समझ सकते हो जो उसका आधार होता है, वही द्रव्यमान है। जबकि उस द्रव्यमान या उस द्रव्यमान में जब गुरुत्वीय त्वरण का मल्टीप्लाई हो जाता है तब वो भार बनता है। द्रव्यमान और भार की बात करेंगे, समस्थानिक या संभारिक की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जब हम बात करेंगे तो जो पिछली क्लास में जितना पढ़ चुके, कि हमने पढ़ा था कि कोषों की अवधारणा, सर्वप्रथम एक कोष की बात रदरफोर्ड ने की, इसके बाद उपकोषों की बात उनके ही शिष्य नील्स बोहर ने की, इसके बाद जो सोमरफेल्ड आए, सोमरफेल्ड ने उपकोषों के अंदर भी 4 कोषों की बात की। उन्होंने बताया जो रदरफोर्ड थे उन्होंने सिर्फ एक कोष की बात की, एक सेल की बात की, उनके शिष्य ने 4, इन्होंने इसको 1 2 3 4, इन 4 सिद्धांतों पर बात की। उन्होंने बताया कि ये जो 4 कक्षाएं हो सकती, इस तरीके से इनको बांटो, कक्षाएं 5 अनंत, कोई दिक्कत नहीं, 100 कक्षाएं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 4 के स्तर में बांटो। जो के होगी ये सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला, सबसे कम ऊर्जा की कक्षा, एल उससे बड़ी, एफ उससे बड़ी, एन उससे बड़ी। लेकिन जो इसके बाद जो सोमरफेल्ड आए उन्होंने बताया नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होंगे कि व्यक्तिगत तो कर रहे हैं लेकिन वो अपनी जगह में भी चक्रण कर रहे हैं, तो उनको कहाँ रखो। या आपने ये तो बताया नहीं कि जब इनकी ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी तो अपनी कक्षाएं कैसे परिवर्तित करेगी। तो उन्होंने बताया इसके अलावा 4 उपकोष भी हो सकते हैं, एस पी डी एफ। सबसे पहले कोष की बात हुई या कक्षा सेल की बात हुई, जिन्हें 4 बताया गया। इसके बाद उपकोष की बात हुई, इसके बाद कक्षक की बात हुई, कक्षक के बाद इलेक्ट्रॉन की बात हुई जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इस रिलेशन को जिसने समझ लिया वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बड़ा आसानी से समझ जाए। कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन, जो कोष होते हैं, जो कोष, अभी हमने आपको अपभाव नियम बताया था, हमने आपको बताया था एम और एल का रिलेशन, एम और एल का रिलेशन, मुख्य क्वांटम संख्या। जो कोष होते हैं यही मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करते हैं। जैसे आपने लिखा भी देखा होगा 1s 2s 3s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d, इस तरीके से आपने लिखा होगा। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है वो किसी भी उपकोष के आगे लिखी गई संख्या होती है। जो उपकोष होते हैं ये बताए गए 4 SPDF, इसमें बताया कि जो एस है इसमें एक कक्षक, क्योंकि उपकोष के नीचे कक्षक आएंगे तो इसमें एक कक्षक होगी। जो P होगा उसमें 3 कक्षक होगी, जो D होगा उसमें 5 कक्षक होंगी, जो F होगा उसमें 7 कक्षक होंगी। मतलब S उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P उपकोष में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 कक्षाएं तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, D उपकोष में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षाएं हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, F में 7 कक्षाएं हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ फिर उल्टा चलना है, अभी हम उपकोष की बात कर रहे हैं,
जब उपकोष में हम बात कर रहे हैं तो हमने उपकोष में तो आपको बता दिया कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपने कहा एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 ये इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन हमने अगर आपसे ये बोल दिया कि बताओ कि के जो मेन कक्षा थी, जो ऊर्जा के हिसाब से विभाजित की गई थी, उसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब इसमें सिर्फ एस भरी जा सकती। जो एल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें एस प्लस पी भरी जा सकती। जो एम है उसमें कितने आएंगे, तो इसमें एस प्लस पी प्लस डी भरी जा सकती। जो एन है इसमें कितने आएंगे, तो इसमें एस प्लस पी प्लस टी प्लस एफ भरी जा सकती। आगे चलकर इस पर भी बात करें, पहले आप इस चीज को समझें जब बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जो के कक्षा है, इन्होंने 4 कक्षाएं बांटी थी, हमने भी बांटी। इन्होंने कहा जो पहली कक्षा है उसमें सिर्फ यस भरेगी, ठीक है, इसको हमने के माना, ये पहली कक्षा थी। तो जो के कक्षा है वो पहली कक्षा है, उसमें सिर्फ यस आएगा। जब यस आएगा तो यस एक कक्षक या उपकोष है, और इसमें सिर्फ एक कक्षक होता है। जो एक कक्षक होता है तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तभी जब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो भरते हैं यस2। आपने अगर अपवाह नियम पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझने की कोशिश करें सिर्फ, क्योंकि पहली कक्षा थी तो हम यहाँ कक्षा लिखते हैं, ये उसमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। जब हम दूसरी कक्षा में पहुंचते हैं तो हम वहां देखते हैं कि एस भी भरा जा सकता है और पी भी भरा जा सकता है। जो के सेल थी, जो के कोष था, उसमें 2 के जो सेल थी, इसके बाद उसमें 2 कोष संभव है, एक यस एक पी। जबकि यस में एक कक्षक होता है और पी में 2 कक्षक होते हैं। यस में जो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो सिर्फ 2 भरे जा सकते हैं, पहले देख चुके। पी में 6 भरे जा सकते हैं, मतलब जो के कक्षा होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। सॉरी, यहाँ यल होगा, जो यल होगा, यल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, जबकि के में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। लेकिन उस सिद्धांत को हम नहीं बदलेंगे कि यस एक उपकोष है और यस में सिर्फ एक कक्षक होता है। जब यस में एक कक्षक होता है तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जो पी है, पी में हमने बताया था कि 3 कक्षक होती हैं और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 6 भर सकते हैं। इसलिए आपने अगर अपवाह नियम पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा 1s2, या 2 इसलिए आता क्योंकि दूसरी कक्षक बात करता है। 1s2, 2s2, 2p6। जब तीसरी कक्षा में पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें एस भर सकते हैं, पी भर सकते हैं और डी भर सकते हैं। जबकि हम जानते हैं कि यस एक उपकोष है और यस उपकोष में सिर्फ एक कक्षक संभव है। अगर यस उपकोष में सिर्फ एक कक्षक संभव है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। जो नीचे नामकरण आएगा वो नामकरण आएगा, ये तीसरी कक्षा में चल रहा है, ये कक्षा कहलाएगी KLM। के में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर पा रहे थे क्योंकि सिर्फ एक एस उपकोष संभव था और एस उपकोष में सिर्फ एक कक्षक थी। पी में हम 8 इलेक्ट्रॉन भर पा रहे थे क्योंकि पी उपकोष में 2 कक्षक संभव थी, एक यस एक पी, 2 उपकोष संभव थी, और एस उपकोष में एक कक्षक, पी उपकोष में 3 कक्षक। तो 3 कक्षक तो 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 6 बार। पी उपकोष, यस उपकोष एक कक्षक 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम एल की बात करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। आप देखो 8 ही तो हमने भरे। जब तीसरे में पहुंचे तो तीसरे में एसपीडी 3 कक्षाएं। एस एक उपकोष है, एस में कितने कक्षक, एस में सिर्फ एक कक्षक। आपने अगर पढ़ा था तो आपने देखा नहीं था एसपीडीएफ, इसमें का एक कक्षक, इसमें का 3, इसमें का 5, इसमें का 7। जो एस है एक कक्षक है तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही तो भरे। 3 ही आगे क्यों लगा, क्योंकि तीसरी कक्षा हम भर रहे हैं। तो तीसरी कक्षा KLMN थी, इसको हमने 1 2 3 4 नहीं कहा था। जब हमने पढ़ा था KLMN, जब नील्स बोर ने इसका सिद्धांत दिया तो 1 2 3 4। तो जो 1 2 3 4 है ये कक्षकों को निर्धारित करती है, कि ये कक्षकों या कोष को निर्धारित करती है। जो मुख्य कोष था, जो सबसे पहले नील्स बोर ने दिया था, ये बताती है कि इनके आगे जो लगे हैं ये बताती है कि तीसरे कोष का इलेक्ट्रॉन है, या तीसरे कोष में भरा गया इलेक्ट्रॉन है। तो जब एस की हमने बात की तो हमने एस में आपको बताया कि पहले कोष में तो पहला यहाँ बन गया। अब पहले कोष में सिर्फ एक उपकोष संभव हो यस, और यस में सिर्फ एक कक्षक संभव, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। जब दूसरे में आए तो दूसरे में हमने देखा कि दूसरे में 2 नंबर नीचे इसलिए भर रहे हैं क्योंकि दूसरी कक्षा है। नील्स बोर बता गए थे कि के वाली एल वाली कक्षा को 2 से डिनोट करेंगे, इन्होंने 2 भर दिया। आपका मानो तो आप आगे एल लिख, कोई जरूरी नहीं, लेकिन अफवाह का नियम खंडन हो जाएगा आगे, तो अफवाह जो 2 बता गए 2 लिखो। अब इस दूसरे वाले जो दूसरी वाली कक्षा है इसमें 2 उपकोष संभव, एक यस और दूसरा पी, यस और पी भरा। अब हमें मालूम है कि यस में सिर्फ एक कक्षक संभव है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे।
पी में 3 कक्षक संभव है तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब हम डी में आएंगे, जब तीसरी कक्षा में आएंगे, तीसरी कक्षा में एस, पी और डी तीनों संभव। हमें पता है कि तीसरी में आए तो 3 तो नीचे लग ही जाएगा। लेकिन जो यस है, यस, वो यस में 1 कक्षक तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जब पी में 3 कक्षक थी तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। डी में 5 कक्षक थी तो 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बात समझो। लेकिन आगे फिर हम गए तो हमने फिर देखा कि चौथी कक्षा में एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है, इसके अलावा एफ हो सकता है। हमें पता है कि यस एक कोष है, एक यस जो है वो चौथी कक्षा में भरे जाने वाली सिर्फ एक उपकोष है, और एक जो यस उपकोष होती है उसमें सिर्फ 1 कक्षक होता है, और 1 कक्षक तो 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि चौथे में चल रहे 4 बना दो। पी उपकोष है, पी में 3 कक्षक भी है, तो 3 कक्षक मतलब 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। जो डी है ये उपकोष है, डी उपकोष है। इस डी उपकोष में कितनी कक्षाएं संभव है देख लो, 5 कक्षक संभव है, और 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसमें 10 भरेंगे। जब एफ की बात करेंगे तो एफ में 7 कक्षक संभव, तो हम इसमें 7 भरेंगे, सॉरी 7 में 14 भरेंगे, क्योंकि 7 कक्षक संभव तो 14 इलेक्ट्रॉन। इसको एक बार और देखो नॉर्मल, क्योंकि इस सिद्धांत को जो अभी हम लिख रहे हैं, जो सिद्धांत अभी हमने लिखा, इस सिद्धांत का खंडन हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ 60 इलेक्ट्रॉनों को भर पाए, सिर्फ 60 इलेक्ट्रॉनों को भर पाए। और ये सिर्फ KLMN के तो ऊर्जा स्तर को बताता है कि जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो कक्षाएं नाभिक के पास, और जिसकी ऊर्जा कम होगी, जिसकी ऊर्जा कम होगी वो नाभिक के पास, और जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो नाभिक से दूर कक्षा होगी। लेकिन आगे चल के जब इन्हीं कक्षकों में उपकोषों की खोज हो गई, इन्हीं सेल्स या इन्हीं कोषों में जब उपकोष बने, तो उनकी ऊर्जा का निर्धारण नहीं कर पाए कि SPTF है जो ये भरे जाएंगे, ये किस स्तर से भरे जाएंगे, इनमें कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले आएगा जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी। इस बात का आगे खंडन कर देंगे अफवाहु तब वहां जाकर जो बताते हैं, हमने अभी आपको बताया M और L का सिद्धांत, N और L का सिद्धांत, मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या या एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके बाद हमने बताया चक्रण क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इन सब की बात करेंगे, तब हम जाकर इस सिद्धांत को पूरा सिद्ध कर सकेंगे। अभी तक जो हमें पता है उस सिद्धांत पर अभी पहले हम बात करेंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है। अभी जो हमने पढ़ा वो हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए 4 कक्षकों में बांट दिया। जो 4 कक्षक बताई गई थी, पहली बताई गई थी K, दूसरी L, तीसरी M, चौथी N। आप समझिए बात। K को इन्होंने कहा था 1, इन्होंने नंबर नहीं दी, K को 1 कहा था, L को 2 कहा था, M को 3 बोला था, N को 4 बोला था। ये किसने बोला था? नील्स बोर ने बोला था, किसी और ने नहीं, नील्स बोर ने बोला था, जो 1913 में रदरफोर्ड के बाद आए। इन्होंने बताया था कि कोष एक कोष की धारणा दी वो गलत है, इसमें 4 कोष संभव है, न्यूनतम 4 कोष संभव है, KLMN। इन्होंने इनको नामकरण किया 1, 2, 3, 4। अब इसके बाद देखो आप, जब हम कोष की धारणा दे चुके, इसके बाद उपकोषों की बात सोमरफेल्ड लेके आए। उन्होंने 4 तरीके से उपकोष बताए थे। SPDF, इसको साइड में लिख लेना, SPDF। इसमें इन्होंने कहा कि 1, 3, 5, 7 ये याद रखना। जो K कक्षा है, इन्होंने कहा K कक्षा जो है K कोष है। और एक चीज को और ध्यान रखना, पहले कोष में चलेंगे, जो 4 कोष थे, फिर हम उपकोष में चलेंगे, क्योंकि हम एक क्रम से चलेंगे। जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेंगे, मतलब बढ़ते क्रम से घटते क्रम में, तो हमें चीजें तैयार रहेंगी। कक्षक, और कक्षक में क्या था? 2 इलेक्ट्रॉन। इन चीजों को हम साथ में देखते चलेंगे। जब हमने पहली कक्षक की बात, जब हमने पहले कोष, हम कोष कहें या कक्षक कहें, तो जो कक्षक यहाँ ये अलग है, वो कक्षा है। कक्षा कहें या कोष कहें, ये इसको इंग्लिश में सेल बोले। जब हम सेल की बात करेंगे, जो पहली सेल है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक उपकोष है। बोले कौन सी उपकोष है? बोले इसमें सिर्फ एक उपकोष है, सिर्फ यस। हमने कहा बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं, एक उपकोष है, हाँ एक उपकोष। तो हमने कहा दूसरे में, फिर कहा दूसरे में पहले उपकोष समझ लो कि किसमें कितनी उपकोष है। यल में बोले कि 2 उपकोष हैं। हमने कहा कौन कौन सी? बोले यस भी है और पी भी है। ये भी बढ़िया बात, तुमने बता तो दिया। बोले एम में 3 उपकोष है। ऐसे नंबरिंग हमने नहीं दे दी, हमें पता था कि आगे चल के सोमरफेल्ड क्या करेंगे। बातें मार रहे थे, केवल इनको पता कुछ नहीं था, लेकिन आगे पता चला कि वैसा बिल्कुल सिद्धांत सही हो गया कि वो 3 ही उपकोष निकले। मतलब एम कक्षा में 3 उपकोष। कौन कौन से? एस, पी और डी।
ठीक है। बोले एन में, तो एन में 4 लिखा है, फिर हाँ, तो फिर क्यों पूछ रहे हो, 4 ही तो होंगी, एस पी डी और एफ। बोले यार ये बात तो तुमने सही करी। फिर अब क्या करें कि अब ये करो के एल एम एन हो गया, तो यहाँ हो गया। अब कोष से आप उपकोष तक पहुंच गए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कि कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद तो कक्षक, ये कक्षक क्या था, बोले कक्षक अभी हम बताते हैं, इससे पहले जो उपकोष हम पहुंचे हो हमारा भी तो कुछ लेके चलो। सोमरफेल्ड से नील्स बोर बोले हमको बिल्कुल ही भूल जाओगे, तो हम भूलने नहीं देंगे, तो जो मैं नंबरिंग दी थी इनके आगे लिख दो। लिख दिया, पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में, दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में, तीसरी, चौथी, 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 कर ये निर्धारित हो गया। अब चाहे आप भाऊ आए चाहे पाहुली आए, इस खंडन को कभी नहीं तोड़ सकते। मतलब जो 4 के आगे लगा होगा कभी 4 नहीं हटेगा, चाहे वो उसको उठा के पहले यहाँ भरो आके, आगे जब पाहुली का पर्जन नियम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डी बाद में भरा जाएगा या यस पहले भरा जाएगा। क्योंकि अफवाऊ जो बता गए थे उन्होंने कहा एम और एन का योग मतलब मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगुणसी क्वांटम संख्या का योग जिस भी उपकोष में ज्यादा होगा वो उपकोष बाद में भरा जाएगा, और जिस उपकोष में कम होगा वो उपकोष पहले भरा जाएगा। जब हम इसके क्वांटम संख्या एम और एन की बात करते हैं, जैसे एम की बात करेंगे तो एम इसमें 3 है, इसमें एस में एम तो 4 है, लेकिन जब डी की बात करते हैं तो डी में इन्होंने 0 1 2 3 की बात कर दी, 0 1 2 3 की बात कर दी। जब इसमें डी की बात करोगे तो डी इसमें बना जाएगा, जबकि जब इसमें एस की बात करोगे तो एस 0 आएगा। अब ये बराबर आ, जब इन्होंने कहा बराबर आ जाएंगे तो बराबर आएंगे तो इस क्रम में बनेंगे, तो ये 4s आगे ला क्रम बनेंगे। इस चीज को हम आगे समझेंगे जब पाउली का वर्जन नियम बताएंगे। अब इस जो समझा रहे वो समझो, एस पी डी एफ। बोले भर दिया, बोले हाँ भर दिया। बोले अब सुनो, कोष भी भर लिए तुमने, हमने कहा हम भर लिए। बोले उपकोष भी भर लिए, फिर भर दिए। कोष की अवधारणा जो थी 1 2 3 4 सब लिख लिया, फिर लिख लिया। फिर अब क्या करें, फिर अब हमें इलेक्ट्रॉन भरना। तो इन्होंने जो सोमरफेल्ड थे उसी समय इलेक्ट्रॉन भर दिए थे। उन्होंने कहा किस हिसाब से, यस उपकोष है, कह रहे हाँ यस उपकोष है। यस में हमने कितनी कक्षक बताई, बोले यस में आपने 1 कक्षक बताई। फिर हमने आपको सोमरफेल्ड ने बताया कि हमने एस में 1 कक्षक बताई, तो बोले 1 कक्षक बताई, 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बताए, बोले 2 इलेक्ट्रॉन। अरे भर दो, अरे ठीक। दूसरे में फिर दूसरे फिर यस मिल गया, कहते यस मिल गया, लेकिन वो सिद्धांत नहीं बदलेगा। यस एक उपकोष था, कक्षक एक ही तो हो। देखो फिर 1 कक्षक है, कह रहे हाँ, जब 1 कक्षक है तो 1 कक्षक कितने इलेक्ट्रॉन, कह रहे 2 इलेक्ट्रॉन। कह रहे पी पे आओ, कह रहे हाँ आ गए पी पे। पी पे हमने कितनी कक्षक बताई, तो पी पे हम तुमने 3 कक्षक बताई। अगर 3 कक्षक बताई तो कितने इलेक्ट्रॉन, बोले 6 इलेक्ट्रॉन। फिर सोच क्यों रहे, 3 कक्षक तो 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। ये हम बात तब कर रहे हैं जब कोई संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब कक्षाएं पूरी भरी जा रही। इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि आगे चल के संयोजी इलेक्ट्रॉन का भी सिद्धांत आए। ये अभी जो अपभाव या के सिद्धांत आने से पहले की अवधारणा है, इनका आगे खंडन भी होगा। इनमें कुछ सिद्धांत आगे पीछे करे जाएंगे, कुछ चीजें आगे पीछे उनको उनकी भी बात हम करें, लेकिन अभी जो हमें यहाँ तक पता है उसकी तो हम बात करें। इस सिद्धांत को समझने के बाद अपभाव के नियम को समझने में सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। 2 मिनट में खाली खत्म। सिर्फ उसमें क्वांटम संख्याओं को समझना पड़ेगा। अगर हम क्वांटम संख्या समझ जाएंगे तो हम ये पूरे सिद्धांत को समझ जाएंगे। अभी हम इससे आपको ये बताएंगे कि जो हम पढ़ते हैं कि 2 8 18 32 या 1s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14, इनका क्रम भूल जाते हैं। तो इसको कभी नहीं भूलेंगे। पहले में यस, दूसरे में यस और पी, तीसरे में यस पी डी है ना। तो पहले में यस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जब पी है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम बता चुके हैं कि पी में 3 कक्षक। हर बार नहीं बताएंगे, अब गुस्साने लगे सोमरफेल्ड, फिर हम थक गए बताते बताते। पी में 3 कक्षक, 3 कक्षक, 3 कक्षक मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। जब हम डी की बात कर रहे हैं तो डी में कितनी कक्षक, बोले अब बता देंगे, पहली बार डी आया। तो बताओ, कर डी में 5 कक्षक बताया था ना। कर डी में 5 कक्षक है कि नहीं है, करे हाँ है। तो जब 5 कक्षक है तो 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, कर 1 कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बोले भर दो, बहुत बढ़िया, तुम आप पूरा भरा दे रहे। हाँ भरो तो पहले, फिर बात सुनो। फिर हाँ बताओ, करे यस जो है, फिर यस पूछ दिया। फिर आप क्या करें, तो यार कुछ करना ही नहीं, जो पीछे बताया वही यहाँ करना है। यस में कितने उपकोष, यस अकेला उपकोष, 1 उपकोष में कितने कक्षक, करे 1 कक्षक। यस कक्षक, यस कक्षक में कितने, यस उपकोष में कितने कक्षक थे, यस उपकोष में 1 कक्षक। 1 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, पी उपकोष, हाँ पी उपकोष में कितने कक्षक का 3 कक्षक, कितने इलेक्ट्रॉन, 6। डी उपकोष में, डी उपकोष में 5। एफ कहिए नया मिला, यहाँ बताएंगे। एफ में हमने आपको बताया 7 कक्षक, 7 कक्षक तो कितने इलेक्ट्रॉन,
यहां तक अगर कोई बात समझ में आई हो तो यहां पर आप समझो। अब इसी से तुम पढ़ते हैं कि पहले में देखो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2, दूसरे में कितने भरेंगे 8, 6 और 2 जोड़ो 2 और 6, तीसरे में कितने भरेंगे 6 2 8 10 18, यही पाउली का ऊपर। तीसरे में देखो 6 2 8 10 18 और 14 32। बोले हमने यही तो कहा था कि अगर आपको नहीं आता है तो आप कम से कम इस क्रम को तो जानते हैं। हमने आपको 50 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए दे दिए, तो आप पहले कहोगे 2 भर जाएंगे, 8 भर जाएंगे, 18 भर जाएंगे। हमने कहा कितने भर गए, फिर 28 भर गए, कितने बच्चे का 22 भर दो 22। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, जो संयोजकता होगी, उसकी बात हम आगे करेंगे। संयोजकता क्या होगी, कब इलेक्ट्रॉन संयोजी होगी, या इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन उनकी संख्या क्या है, या इनकी संयोजकता क्या है। बोले हमने आपको 50 भरने दिए, आपने भर दिए, जो रिक्त बचा उसको छोड़ दो। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, इसको हम आराम से भर लेते हैं, क्योंकि 2 8 18 32, क्योंकि इसमें उपकोष की बात नहीं होती, इसमें नंबर्स की बात होती। लेकिन जब यही सिद्धांत आगे चलकर, अब यही लिख देते हैं, यही सिद्धांत जब आगे चलकर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4d10 4s2 पहले में s था, दूसरे में s और p थी, तीसरे में sp और d थी, तो ये 4 कहां से आ गया, ये देखो 4s2 था, फिर 4p6 था, फिर 4d10 था, और फिर 4f14 था। जो अगली क्लास होगी उसमें हम आपको अफवाऊ नियम बताएंगे। अफवाऊ ने क्वांटम संख्याओं पर बात की, मुख्य क्वांटम संख्याओं का जो सिद्धांत था वो फ्लांक ने दिया था। इसके अलावा जब अफवाऊ थे उन्होंने बताया कि इन जो आपने भर तो दिया, आपने पहले के एलिमेंट में तो बताया था कि इनका ऊर्जा स्तर बढ़ते क्रम में होगा, लेकिन जब ये हम भरेंगे तो इनमें आपने कहीं ये बताया नहीं कि कौन से उपकोष में पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो उन्होंने मुख्य क्वांटम संख्याओं की मदद से जो सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने बताया कि इनके ऊपर पहला नियम फॉलो होगा m+n, या इसको n+n सिद्धांत, जहां n जो है वो मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है, जो l है वो द्विवंशी क्वांटम संख्या, एंगुलर क्वांटम नंबर है। इसके बाद भी उन्होंने बताया कि जो s, जो p, जो d, जो f है, इनका जो संबंध था उससे संबंध में इन्होंने m बताया। m का मान क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि जो m का मान होगा उसका मान -l से +l तक, इसमें 0 भी सम्मिलित है। उन्होंने कहा चक्रण क्या होगा, उन्होंने कहा जो चक्रण होगा, देखो पहली मुख्य क्वांटम संख्या हो गई, दूसरा द्विवंशी क्वांटम संख्या हो गई, तीसरी इनकी चुंबकत्व क्वांटम संख्या हो गई, जो -l से +l तक मान होगा। l क्या होगा, अभी l पर बात करेंगे। जो तीसरा होगा, जो तीसरा, ये जो हम कह सकते हैं कि जो चौथा होगा चक्रण, कह रहा चक्रण क्या होगा, कह रहा अगर परमाणु और परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर घड़ी की दिशा में गति कर रहा है तो वो धन में चक्रण करेगा, तो उसका मान +1/2 होगा, और अगर वो घड़ी की विपरीत दिशा में गति कर रहा है तो उसका मान -1/2। इस सिद्धांत को अगली क्लास में समझाएंगे। अभी सिर्फ एक हिंट आपको दे दी कि हमें अगली क्लास में देखना क्या है। अगली क्लास में हम अफवाऊ के नियम से इस सिद्धांत का खंडन करेंगे। हम देखेंगे कि 2 8 18 32 वाली बात तो सही है, 2 8 18 32 वाली बात सही है, जबकि इस सिद्धांत में यहाँ तीसरे खंड में आकर हम कहीं ना कहीं इसके बाद में इलेक्ट्रॉन भरने में गलती करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि m+n का योग बराबर आ जाएगा, कहीं पर m+n का योग ज्यादा आएगा, लेकिन वो भरे बाद में भरेगा, ऐसा नहीं होगा। अफवाऊ के नियम के अनुसार जिनका योग मुख्य क्वांटम संख्या और द्विवंशी क्वांटम संख्या का मान आपस में छोटा बड़ा हुआ तो छोटी वाली संख्याएं पहले भरी जाएंगी, बड़े वाले उपकोष बाद में भरे जाएंगे। आगे चलकर हम इन्हीं पर बात करेंगे, पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे, समस्थानिक पर भी बात करेंगे और संभारिक पर बात करेंगे। अगली क्लास सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर और समस्थानिक तथा संभारिक पर होगी। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो हमारी क्लास को लाइक भी करें, और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं है, कि सिर्फ जो लोग किसी एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे नहीं, जो 11th का हो, 12th हो, 10th हो, 9th हो, किसी भी क्लास का, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री, ये जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं अगर वो टॉपिक उनमें है तो पढ़ें। यकीन मानो यूट्यूब नहीं, कहीं भी आप ढूंढ कर देख लेना, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। अगर कंटेंट मिलेगा तो समझाने का ये तरीका नहीं मिलेगा।
आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है, हम उसको 2 बार 4 बार समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन चीजों को खुद पढ़ते हैं, उन चीजों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो चीजें हम ना सीख सके वो हम सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप अगर हमारी क्लास को पसंद करते हैं तो लाइक करें, इसके अलावा इसको शेयर भी जरूर करें, क्योंकि जो लड़के कहीं ना कहीं ऐसा होता है जो 12वीं करके चले आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं समझ पाते। तो अगर आपको इस सब चीजों में लगता है कि नहीं ये चीजें फायदे की हैं, ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारे इन वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने में कोई मेहनत नहीं है, एक लिंक उठानी है, लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दो। हो सकता है कि आपको लाइक करने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनकी जीमेल आईडी नहीं खुली रहती है, उनको खोलना पड़ जाए। लाइक करने की कोई जरूरत नहीं, आप शेयर जरूर करें, उनको जरूर शेयर करें जो सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी किसी भी बोर्ड के हों। हो सकता है कि सीबीएसई बोर्ड वालों को हिंदी में दिक्कत हो, लेकिन पैदा तो वो भारत में हुए ना, बोलते तो हिंदी होंगे। अगर हिंदी बोलते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम बात सिर्फ हिंदी में कर रहे हैं, बट तो हमने इंग्लिश में लिखे पीडीएफ और देर अबेर हम इंग्लिश का भी उपयोग करते हैं। यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हों, जो बहुत ज्यादा कमजोर हों, जिनको लगता है कि केमिस्ट्री थोड़ा अलग है, उनके लिए ये बहुत अच्छा सेशन है। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, इसके आगे हम बात करेंगे समस्थानिक व संभारिक।